सामने बात रखेंगे लाल जी वेदांकर जी। बीएफ और बीएसपी के संस्थापक साहब कांसीराम को नमन करते हुए आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 122वीं जयंती के मौके पर, विशाल जयंती के मौके पर मंच पर आसीन इस विशाल जनसभा के मुख्य अतिथि, दिल्ली में 3 जोन के प्रभारी, जोनल कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश में एमएलसी आदरणीय एमएल तोमर साहब, मंच पर बैठे हुए बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा नियुक्त हमारे सभी कोऑर्डिनेटर साथी, पूर्वी दिल्ली से एडवोकेट चमन जी, श्री लक्ष्मण सिंह जी, श्री जयप्रकाश जी, श्री डीपी मौर्य जी, उत्तरी पूर्वी दिल्ली से अनिल कुमार जी, इंजीनियर सतीश चौधरी जी, लल्लन प्रसाद जी और मंच का संचालन कर रहे महेंद्र सिंह जी, सभी जिला अध्यक्ष, सभी जिला कमेटी के लोगों, बामसेफ के लोगों, बीबीएफ के सम्मानित साथी, हमारे सभी पार्षद सरिता भैरवा जी, प्रियंका गौतम जी, चौधरी बलराज जी, शकीला बेगम जी और मंच पर उपस्थित हमारे गोकलपुर से सम्मानित विधायक श्री सुरेंद्र चौधरी जी। साथियों, पिछले 4 वर्षों से हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, साहब कांसीराम की और बहन कुमारी मायावती जी की जयंती मनाते चले आ रहे हैं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले भी मनाते चले आ रहे हैं, अन्य साथी भी मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, हम लोग 5 वर्ष तक तैयारी करते हैं और 5 वर्ष में हमारा एक बहुत बड़ा पर्व आता है। क्या पर्व आता है? चुनाव का पर्व आता है, वोट देने का पर्व आता है, बाबा साहब के उस हथियार का इस्तेमाल करने का पर्व आता है। साथियों, पिछले 4 सालों से आपने जयंती मनाई, लेकिन ये 2013 है, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। साथियों, मेरा यह कहना है कि पीछे जो 4 वर्ष में आप लोगों ने जयंती मनाई है, उन सभी जयंतियों से आपकी ये अंतिम जयंती 5वें वर्ष में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है आपकी ये जयंती। साथियों, यदि 2013 में आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का आह्वान स्वीकार कर लिया, बहुजन समाज पार्टी के हमारे इन मंचासीन नेताओं, तमाम सामने बैठे कार्यकर्ताओं का आह्वान स्वीकार कर लिया, तो साथियों, मैं समझता हूं बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आपकी जयंती मनाना सच्चा होगा, न्यायपूर्ण होगा। जब आप लोग 2013 में दिल्ली में असेंबली के चुनाव होंगे और दिल्ली असेंबली के चुनाव में आप लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना लेंगे। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती हम लोग मना रहे हैं। आप लोग भली भांति जानते हैं, हमारे सभी साथी बाबा साहब डॉक्टर के जीवनी में से कुछ न कुछ अंश आप लोगों को बता रहे हैं। उन्हीं में से कुछ 1-2 बातें मैं भी आप लोगों को बता के अपनी बात समाप्ति की तरफ ले जाऊंगा। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बेहद मुसीबतों का मुकाबला करते हुए, तमाम परेशानियों का मुकाबला करते हुए, दुख तकलीफ सहते हुए एक दलित समाज में पैदा होकर के, जिसके लिए इस देश में ऐसा प्रावधान था, इस दलित समाज के लिए क्या प्रावधान था? शस्त्र शास्त्र शूद्र वर्जिता, शूद्रों को शस्त्र और शास्त्र वर्जित है, इनको पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं होना चाहिए। वेद शास्त्रों में लिखा हुआ था, शूद्र गंवार ढोल पशुनारी सकल तांडना के अधिकारी। शास्त्रों में लिखा हुआ था,
स्त्री शूद्रो वेदं न धियता मिते श्रुते। साथियों, कहना यह चाहता हूं कि जिनके लिए इतनी पाबंदी लगाई गई हो शिक्षा पर, उनमें से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कैसे अद्भुत शक्तिवान हुए कि उन्होंने छोटी मोटी पढ़ाई नहीं की, उन्होंने अपने ही जीवन काल में, एक आदमी जो सबसे ऊंची पढ़ाई होती है अपने जीवन में एक पीएचडी बड़ी मुश्किल से हासिल कर पाता है। मैं भी आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, मैं भी इतनी उम्र में एक पीएचडी हासिल किया हूं, एक डॉक्टरेट कर पाया हूं, तो मुझे भी इस बात का तजुर्बा है। धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने अपने उसी जीवन में एक पीएचडी नहीं 4 पीएचडी हासिल करने का काम किया। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, 4 देशों में जाकर के पढ़ाई लिखाई पूरी करने का काम किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अभी हमारे साथी बता रहे थे कि बाबा साहब के नाम से चेयर रखी हुई है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लिखा हुआ है, मैक्सिमम बुक्स इन दिस लाइब्रेरी आर रेड बाय डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अधिकांश किताबें उस लाइब्रेरी की पढ़ डाली थी। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इतने पढ़े लिखे हुए, इस देश के दबे कुचले लोगों को, लाचार मजबूर लोगों को, इस देश के पिछाड़े हुए लोगों को कानून दे करके, कानूनी लड़ाई लड़ करके हमारे जीवन में उत्साह देने का काम किया, हमें जिंदगी देने का काम किया। आज हमारे चेहरे अगर हरे भरे हैं, आज हमारे कपड़े सफेद हैं, आज हम लोग ऐसे बड़े बड़े सभा करके अपना भाषण दे रहे हैं, तो साथियों इस देश में और किसी का योगदान नहीं है। खासकर इस देश के लाचार गरीब मजलूम लोगों की बात कर रहा हूं, वो अकेले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का योगदान है। लेकिन साथियों, एक बात कहना चाहूंगा, इतने पढ़े लिखे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, इतने विद्वान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड लिनलिथिगो के सामने कहा, आर यू एग्री, आई एम इक्वल टू 500 ग्रेजुएट ऑफ यू। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि क्या आप मानते हैं कि मैं आपके 500 पढ़े लिखे ग्रेजुएट अंग्रेजों के बराबर हूं? लॉर्ड लिनलिथिगो ने कहा, आई एग्री विथ यू, मैं मानता हूं कि आप अकेले हमारे 500 पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोगों के बराबर हैं। साथियों, कहना यह चाहता हूं कि वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो इतने विद्वान हुए, इतने पढ़े लिखे हुए, हम सारे लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं तो थोड़ी सीट, ज्यादा पढ़ते हैं बड़ी सीट, छोटा घर फिर बड़ा घर, छोटी गाड़ी फिर बड़ी गाड़ी, हमारे पास ढेर सारा धन और संपत्ति इकट्ठी हो जाती है उसी बाबा साहब के दिए हुए अधिकार की बदौलत। कहना यह चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर चाहते तो देश के, भारत के सबसे धनाढ्य व्यक्ति होते, सबसे संपत्ति वाले व्यक्ति होते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। लेकिन साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में एक ऐसा भी दिन आया, एक ऐसा क्षण आया कि उनका 5 वर्ष का सबसे प्यारा बेटा इलाज के अभाव में, दवाई के अभाव में बीमारी से तड़प तड़प के मर गया। जब गली मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, बाबा साहब को मैसेज किया गया कि बाबा साहब आपका बेटा चल बसा है, इसका संस्कार करना है, आप चले आए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब घर पर आते हैं तो माता रमाबाई बाबा साहब का चेहरा देखती हैं और बाबा साहब माता रमाबाई का चेहरा देखते हैं। माता रमाबाई समझ जाती हैं कि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जेब में शायद 2 रुपए भी नहीं हैं, इसलिए वो मेरा चेहरा देख रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी माता रमाबाई घर में जाती हैं और अपनी साड़ी से, अपने आंचल से पल्लू फाड़ करके लाती हैं और उस कपड़े को बाबा साहब के हाथ पे देती हैं और बाबा साहब जा करके उस कपड़े से अपने सबसे प्यारे बच्चे का संस्कार करते हैं, उसका दफन करते हैं। साथियों, कहना यह चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो देश के सबसे संपत्ति वाले व्यक्ति हो सकते थे, उनके जीवन में दुख भरा दिन क्यों आया? साथियों, वो इसलिए आया कि उस डॉक्टर अंबेडकर ने, उस 4 पीएचडी धारक ने, उस पूरी दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति ने अपने जीवन की सारी कमाई, अपना सर्वस्व, अपनी सारी निधि आप लोगों पर न्यौछावर कर दिया, सब कुछ आप पर कुर्बान कर दिया। इसलिए उस डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में ऐसा क्षण आया। साथियों, आज बाबा साहब की जयंती के मौके पर मैं यह कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 नवंबर 1949 को एक बात कही थी कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग एक ऐसे युग में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पर हमें राजनीति में 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू का अधिकार मिल रहा है। हमें
एक व्यक्ति, एक वोट, एक कीमत का अधिकार मिल रहा है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता बनी हुई है। मैंने ये संविधान बना करके तो दे दिया है, लेकिन इस देश के हुक्मरान जो लोग सरकार बनाएंगे, अगर उन्होंने इस संविधान का पालन नहीं किया ठीक से, उन्होंने ये सामाजिक और आर्थिक खाई को पाटने का काम नहीं किया, इसको समाप्त करने का काम नहीं किया, तो इसी देश के लोग होपलेस होकर के क्रांति कर देंगे और इस देश की सरकारों को उखाड़ करके फेंक देंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह कल्पना की थी। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चले जाने के बाद एक मसीहा इस धरती पर आया, एक मसीहा इस धरती पे आया, मान्यवर साहब कांसीराम। साहब कांसीराम ने बाबा साहब के जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की यह बात उनको बड़ी रुचिकर लगी कि अगर सामाजिक आर्थिक खाई समाप्त नहीं की गई तो इस देश की सरकारें नहीं चलेंगी। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की बाय व्हिच यू कैन ओपन ईच योर लॉक फॉर प्रोग्रेस। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे अपनी प्रगति के आप सारे ताले खोल सकते हैं। साथियों, हमारे उस मसीहा ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के असली वारिस ने, साहब कांसीराम ने बाबा साहब की उस मास्टर की का राज समझ लिया, इस देश का इतिहास समझ लिया, और उस हमारे मसीहा साहब कांसीराम ने देश की सत्ता को प्राप्त करने के लिए, मास्टर चाबी हासिल करने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 18 मार्च 1956 को उत्तर प्रदेश के आगरा के मैदान में बाबा साहब बड़े निराश हुए थे, पढ़े लिखे लोगों से निराश हुए थे, जो हमारे पढ़े लिखे भाई रिजर्वेशन के आधार पर, बाबा साहब के कानून के आधार पर खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। तो बाबा साहब ने कहा था कि आज मैं बड़ा निराश हूं, मैंने जो उम्मीद जताई थी वो पूरी नहीं हुई है, पढ़े लिखे मेरे समाज ने मुझे धोखा दिया है। साथियों, बाबा साहब की इस बात को साहब कांसीराम ने पकड़ लिया, पॉलिटिकल पावर की मास्टर की को पकड़ लिया, बाबा साहब के पढ़े लिखे लोगों को धोखा देने वाली बात को समझ लिया, और साहब कांसीराम ने इन पढ़े लिखे लोगों को पुनः तैयार करने के लिए, बाबा साहब के आंदोलन में जागरूक करने के लिए 1978 में बामसेफ नाम का संगठन बनाया, 1981 में DS4 नाम का संगठन बनाया, और जब प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, देश में हुजूम के हुजूम लोग तैयार हो गए बाबा साहब के आंदोलन में, तो 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया। साथियों, आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। मैं साथियों कहना यह चाहता हूं, तात्पर्य यह है कि बहन कुमारी मायावती ने, बाबा साहब ने जो सपना देखा था, बाबा साहब ने क्या सपना देखा था, संविधान बनाया तो राष्ट्रपति के सिंहासन पे सम्राट अशोक का 4 सिंहों वाला निशान, जो 4 आर्य सत्य को और चारों दिशाओं में बुद्ध की सिंह गर्जना को प्रतीक है उसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्रपति सिंहासन पर किया, राष्ट्रीय चिन्ह बनाया और देश की मुद्रा पे लगाने का काम किया। साथियों, साहब कांसीराम ने कहा कि मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक के भारत जैसा होगा। बहन कुमारी मायावती ने अभी 4 बार सरकार चला करके और पूर्ण बहुमत की 5 वर्ष सरकार चला करके बहन जी ने यह सिद्ध कर दिया कि सम्राट अशोक का भारत इस प्रकार से बनाया जा सकता है। बहन जी ने सम्राट अशोक का भारत कैसे बनाया जाता है उसकी झांकी उत्तर प्रदेश की धरती पर दिखाने का काम किया। साथियों, बाबा साहब की जयंती के मौके पर मैं अपनी अंतिम बात कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, आप लोगों से आह्वान करूंगा। साथियों, वर्ष 2013 में दिल्ली में असेंबली के चुनाव हैं, पार्लियामेंट की सरकार बहन जी के दया पे चल रही है। जिस दिन बहन जी समझ जाएंगी कि आप लोग तैयार हो गए चुनाव मैदान में कूदने के लिए, तो बहन जी तुरंत उसकी कुर्सी पे लात मारेंगी और वो सोनिया गांधी का जो रोबोट है वो गिर जाएगा। तो साथियों, आप लोग 2013 में दिल्ली में सरकार बनाएं, 5 स्टेट में सरकार बनाएं, बहन जी को आप लोग ये भरोसा दिलाएं कि बहन जी अब इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, सम्राट अशोक के सपनों का भारत निर्माण हो सकता है। तो साथियों, मेरा आप लोगों से यह कहना है, दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी अब कोई बहुत पीछे नहीं है।
दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे आ चुकी है। मैं एक आंकड़ा चुनावी बता करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं पिछली जनसभा में भी बताया था, दिल्ली में 1993 में पहली बार असेंबली के चुनाव हुए, बहुजन समाज पार्टी को 1.88% वोट पड़ा। 5 वर्ष के बाद 1998 में दोबारा असेंबली के चुनाव हुए, बहुजन समाज पार्टी को 3.9% वोट पड़ा। वर्ष 2003 में पुनः 5 वर्ष के बाद असेंबली के चुनाव हुए। साथियों, बहुजन समाज पार्टी को 2003 के चुनाव में बीएसपी ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उन 40 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को लगभग 9% वोट पड़ा, और अगर पूरे प्रदेश में डिवाइड कर दें, उसे 70 सीटों में डिवाइड कर दें, तो बहुजन समाज पार्टी को भी लगभग 6% वोट पड़ा। 5 वर्ष के बाद 2008 में दिल्ली में पुनः असेंबली का चुनाव हुआ, अर्थात पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ। बहुजन समाज पार्टी बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए जहां 1% से 93 में शुरू हुई थी, वर्ष 2008 तक बहुजन समाज पार्टी 14.5% पर पहुंच गई। दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी ने 2 विधायक के माध्यम से अपना हाथी घुसा दिया दिल्ली के असेंबली में, बदरपुर से राम सिंह नेताजी और गोकुलपुर से सुरेंद्र चौधरी के रूप में जो आपके मंच पर बैठे हुए हैं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी पिछले असेंबली के चुनाव में ही हमारे कार्यकर्ता अगर थोड़ी सी तेजी और दिखाते, हमारे 10, 12, 15 विधायक आते, और दिल्ली में जिस दिन 10 विधायक आ जाएंगे 70 में से, उस दिन दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी को अच्छा तजुर्बा है। उत्तर प्रदेश में जब 425 एमएलए होते थे तो 67 पर सरकार बनाई थी 2 बार, एक बार 98 पर सरकार बनाई थी। 425 में से 67 आते हैं, एक 5वें हिस्से से भी कम आते हैं, तो बीएसपी की सरकार बन जाती है। जिस दिन दिल्ली में आपके 10 एमएलए कम से कम आ जाएंगे, तो साथियों बहन जी को अच्छा तजुर्बा है। सरकार दिल्ली में ना तो कांग्रेस की बनेगी ना तो बीजेपी की बनेगी, दिल्ली में अगर सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगा तो बहुजन समाज पार्टी का बनेगा। साथियों, 2008 में चूक गए, 14.5% वोट आपको पड़ा है। साथियों, थोड़ी सी तेजी अगर दिखाएंगे तो वो 14.5%, आपको आंकड़ा तो मैं बताया हूं, हम लोग डबल से आगे बढ़े हैं 5 वर्ष में। अगर डबल से आगे न बढ़े आप, 14 दूनी 28% ना हो, आप 14 से बढ़ के 20% पर पहुंच जाएं, तो भी दिल्ली में साथियों वर्तमान समय में दिल्ली में बीएसपी की हवा चल रही है। दिल्ली में बीएसपी की हवा चल रही है, कांग्रेस की घिग्गी बदी हुई है और बीजेपी परेशान है। कैसे परेशान है, हमारे माननीय प्रभारी जी भी बता रहे थे हम लोगों को शाम को। उधर बुराड़ी में बीजेपी का अध्यक्ष भोज कर रहा है। ये भोज ऐसे थोड़े कर रहा है, घबराया हुआ है। बीजेपी घबराई है, कांग्रेस घबराई है कि बाबा साहब की जयंती के मौके पर इस दिल्ली का समाज शपथ लेगा दिल्ली में बीएसपी की सरकार बनाने के लिए, तो बाबा साहब की जयंती के मौके पर वो भी बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, बड़ी होर्डिंग कर रहे हैं और भोज आयोजित कर रहे हैं। साथियों, अंत में मैं एक बात का निवेदन करके आपसे मैं रजा लेना चाहूंगा। साथियों, दिल्ली में अब की बार बहन कुमारी मायावती जी जैसे उत्तर प्रदेश को खुद देखती हैं, वो पहली बार दिल्ली प्रदेश के पूरे संगठन को बहन जी ने अपने हाथों में ले लिया है। दिल्ली प्रदेश के संगठन को अपने हाथों में ले लिया है। दिल्ली से कभी हमारे 1-2 प्रभारी होते थे, बहन जी मुश्किल से 10 मिनट का समय दिल्ली वालों को देती थी। बहन जी ने दिल्ली में 40 कोऑर्डिनेटर बनाया है, 4-5 घंटे का समय देती हैं, विस्तार से चर्चा करती हैं। जो गलती हम नेताओं से 2008 में हुई थी, बहन जी वो गलती अब नहीं होने देंगी। खुद कमान बहन जी ने अपने हाथों में ले लिया है। साथियों, आपसे कहना है, अगर आपने ये विश्वास कर लिया, बहन जी के आह्वान को मान लिया, तो साथियों 2013 में दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और तुरंत अगर लोकसभा का चुनाव हो गया तो साथियों 5 स्टेट के चुनाव हैं, आप लोग अगर सिंबॉलिक मतदान कर देंगे तो दिल्ली में बीएसपी को अगर आप सीएम दे देते हैं तो साथियों बहन जी का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनेगा, साहब कांसीराम का सपना पूरा होगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा होगा। इसी आह्वान के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी निवेदन के साथ आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए जय भीम, जय भारत, जय कांसीराम।